हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था कैपेसिटर और उसका कॉम्बिनेशन में हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमने कैपेसिटर किया तो कैपेसिटर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है तो उसी पे बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा हमारा कैपेसिटर, वो उसको स्टोर किस प्रकार से करता है, क्या प्रोसेस होती है उसकी, कैसे वो उसको स्टोर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर कैसे होती है। तो जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो उस प्रोसेस में वर्क डन किया जाता है कैपेसिटर को चार्ज देने में, चार्ज ट्रांसफर करने में। और आपको पता है कोई भी वर्क डन जो किया जाता है वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां देखते हैं किस प्रकार की एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर होगा। एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। ये बात हमें पता है कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप ए कैपेसिटर इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो कैपेसिटर को चार्ज करने की प्रोसेस है वो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम इट्स वन प्लेट टू अनदर। ये आपके पास कैपेसिटर है, आपने देखा था कि एक ये चार्ज है, एक ये है, यहां से चार्ज दूसरी प्लेट के पास जाता था। तो इसमें क्या हुआ, एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ चार्ज क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ट्रांसफर करने में जो वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन आपका कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए इसको आगे देखते हैं डिटेल में। अब इसके लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। क्लियर है? अब कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं आपको पता, उसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर देते हैं यहां से। लेकिन इस केस में ये सब कॉम्बिनेशन हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या क्या कनेक्ट किया है, हमें सिर्फ स्टडी करना है इन दोनों प्लेट्स को। तो ये सप्लाई जो दी हुई है ये हमें दिखाने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमारे पास दो प्लेट हैं, प्लेट 1 प्लेट 2। इनको हम चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से हम इसको अटैच करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इसने देखो ये दिखाया है कि इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव वाले में से माइनस कर रखा है DQ, मतलब इसमें से कोई चार्ज कम हुआ है आपका। तो इसका मतलब यहां से चार्ज इस तरफ ट्रांसफर हुआ है। यहां से हम ऐसे बोलेंगे कि सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया गया है। क्लियर है? देखिए इसकी वर्डिंग देख लेते हैं। कंसीडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। इनिशियली शुरू में इट्स टू प्लेट्स आर अनचार्ज। शुरू में इसकी दोनों प्लेट कैसी थी, अनचार्ज थी, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। सपोज द पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, कि प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर किया गया, ये हम सपोज कर लेते हैं। देखो जरूरी नहीं कि यहां से यही ट्रांसफर किया जाए, आप ऐसे मान सकते हो यहां से चार्ज ट्रांसफर किया जाता है नेगेटिव। क्लियर है? तो वो कोई भी एक पॉइंट मान के आप चल सकते हो। इसके बाद इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन। इस प्रोसेस में बाहर से काम किया जाएगा। बाहर से काम कौन करेगा, जो बाहर से हमने इसको जिस सप्लाई से जोड़ा हुआ है, जिस इनपुट से जोड़ा हुआ है, वो हमारा वर्क डन करेगी, और वो वर्क डन हमारा इसको चार्ज करेगा, और इसके ऊपर जो काम किया गया है वो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, देखिए बिकॉज एट एनी स्टेज, कि किसी टाइम पे प्लेट 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन द प्लेट 2, कि कोई टाइम ऐसा होगा जब आपकी जो प्लेट 1 है वो हायर पोटेंशियल पे होगी प्लेट 2 से। ये आपकी प्लेट 1, ये आपकी प्लेट 2। अब ये आपकी हायर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल कम। अब आपको कम से ज्यादा की तरफ चार्ज को ट्रांसफर करवाना है तो आपको पता काम करना पड़ेगा आपको। जैसे आप इसको ऐसे मान लो, हायर पोटेंशियल का मतलब ये एक ऊंची जगह है
और ये लोअर पोटेंशियल मतलब ये इससे नीचे जगह है, नीचे से आपको ऊपर की तरफ किसी चीज को लेके जाना है, यहाँ पे वो चीज क्या है आपकी चार्ज है, तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, आपको उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके देखेंगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को भेजेंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है? सपोज एट एन इंस्टेंट द प्लेट 1 and 2 हैव चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू। अब किसी टाइम पे इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। क्लियर है? ये आपको इस फिगर में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। तो इस सिचुएशन में जब इनके ऊपर ये चार्ज है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इनके ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो देखिए V की जो वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है चार्ज बाई कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास? चार्ज बाई पोटेंशियल। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? Q बाई C। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है दो प्लेट्स के बीच में, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है फिगर 1 में, ये दिखाया गया आपको यहाँ पे। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया कितना? Q बाई C। अब यहाँ पे चार्ज को इसने Q डैश से मानना था तो Q डैश बाई C से हमने इसको डिनोट किया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, यहां तक अपनी प्लेट्स के ऊपर चार्ज हो चुका है प्लस Q और माइनस Q। अब अगर हम चाहते हैं कि प्लेट 2 से प्लेट 1 के ऊपर और चार्ज ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि हम थोड़ा सा चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, स्मॉल चार्ज। सपोज नाउ ए स्मॉल एडिशनल चार्ज dQ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1, कि इस प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ एक स्मॉल क्वांटिटी और हमने ट्रांसफर की। देखो यहाँ तक ये चार्ज तो हमने ट्रांसफर कर दिया, थोड़ा सा चार्ज और ट्रांसफर करते हैं हम। अब देखो अगर स्मॉल चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। द वर्क डन विल बी, अब स्मॉल चार्ज ट्रांसफर किया आपने, मान लिया dQ डैश, तो इसके लिए वर्क डन स्मॉल होगा। स्मॉल वर्क डन हम कैसे लिखते हैं? dW। अब वर्क डन का फॉर्मूला इसने लिखा है V डैश इंटू में dQ डैश। ये कहां से आया? देखो पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करो, क्या होती थी? वर्क डन पर यूनिट डैश चार्ज। तो वर्क डन बाई चार्ज होता था। अब वर्क डन निकालें तो इसको इधर ले आओ, तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज। पोटेंशियल कितना है दोनों प्लेट्स के बीच में? V डैश, और चार्ज कितना ट्रांसफर किया हमने? dQ डैश। अब यहाँ पे क्या करो? V डैश की वैल्यू पुट कर दो जो आपने अभी निकाली थी। देखो V डैश की वैल्यू क्या थी? Q डैश बाई C। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। ये आपके पास स्मॉल वर्क डन आया dQ डैश चार्ज को प्लेट 2 से प्लेट 1 तक ट्रांसफर करने में। क्लियर है? अब ये हमने एक स्मॉल चार्ज ट्रांसफर के लिए वर्क डन निकाल लिया, लेकिन हम तो निकालते हैं कि टोटल चार्ज Q जब हमने ट्रांसफर किया इस प्लेट पे तो टोटल वर्क डन कितना होगा? आपको पता टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। तो देखिए टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1 विल बी, टोटल वर्क डन W निकालेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करें? लिमिट देखिए, लोअर लिमिट। शुरू में तो अपनी प्लेट पे कोई चार्ज था ही नहीं, 0 था। बाद में फाइनल चार्ज कितना हो गया? Q। तो इसको हमने क्या नाम दिया? अपर लिमिट को Q। अब स्मॉल वर्क डन क्या है? Q डैश बाई C इंटू dQ डैश। इसका क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करते कैसे हैं? देखिए D किसके साथ है? Q डैश के साथ। इसका मतलब वेरिएबल कौन है? सिर्फ Q डैश। C आपका क्या है? कांस्टेंट। तो 1 बाई C को तो ले गए आप बाहर, यहाँ बचा Q डैश dQ। इंटीग्रेशन में है लिमिट 0 से Q। आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे होता है? ये Q डैश है, इसकी पावर 1 मत समझना, इसको Q डैश है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? पावर में 1 जोड़ दो। अब देखो ये तो अकेला पड़ा है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो 1 पावर होगी इसकी, 1 और ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, और जो पावर ऐड करने के बाद बनी है उससे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे लिमिट रखो, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q। इस 2 को कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो यहाँ पे C के साथ। 1 बाई 2C, अंदर बचा Q डैश का स्क्वायर। तो देखिए जब अपर लिमिट रखोगे तो Q डैश की जगह क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0 में तो ये खत्म ही हो जाएगी। तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? देखो 1 बाई 2C, तो ये वाला अपर लिमिट रखिए आपने Q का स्क्वायर। ये आपका टोटल वर्क डन आ जाता है प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ Q चार्ज ट्रांसफर करवाने में जो किया जाएगा।
क्लियर है। अब आपको पता है ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जो आपका कैपेसिटर होता है, जो इसकी दो प्लेट्स हैं, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर की हुई है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी आपकी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाती है। क्लियर है। अब ये एनर्जी देखिए कितनी होगी, वर्क डन है, वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं U से, 1/2 Q²/C। देखिए एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, इसको हम और दूसरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है Q की वैल्यू C × V होती है, कहाँ से आया, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से, किसके इक्वल था, ये चार्ज बाई पोटेंशियल। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाले तो C × V, तो Q की जगह क्या करो, C × V वैल्यू पुट कर दो। अब Q का स्क्वायर है तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर, एक नीचे वाले C से एक C आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 1/2 CV का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 बना। इसको आपने ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। अगर C और V दिया हुआ तो ये फॉर्मूला, Q और C दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। इसके बाद इसको एक और टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे CV का स्क्वायर है, CV का स्क्वायर, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, CV के स्क्वायर को CV और एक V अलग लिख दें, तो CV आपका किसके इक्वल है, Q के, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/2 Q × V। क्लियर है। Q और V दिया हो तो आपका फॉर्मूला इस फॉर्म का हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये Q = CV का रिलेशन आपको याद रखना है, उसी से आप ये तीनों फॉर्म इसकी बना सकते हो। क्लियर है। ये आपका एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो आपका होता है, कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी उसकी प्लेट्स के बीच में, उसके लिए एक्सप्रेशन था कितना होगा। तो यहाँ से देखिए जो एनर्जी स्टोर होगी इसकी, वो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, MCQ में आ जाता है, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि एक्सप्रेशन क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इसके लिए तो आपको ये एक रिलेशन याद हो, 1/2 C²। इससे फिर ये सेकंड और थर्ड आप बना सकते हो। कई बार क्या होता है ऑप्शन में इसकी बजाय इन दोनों में से कोई एक दे दिया जाता है, तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो ये वैल्यू रख के आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपको इसकी याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसने बताया कि ये तो हमने एक सिंगल कैपेसिटर के लिए किया है कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी। अब अगर हम सिंगल कैपेसिटर की बजाय कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन ले लें, उनको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ दें, तो उनकी एनर्जी स्टोर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि अगर कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में जोड़ रखा हो तो उनकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। आपको पता है जब सीरीज में जोड़ेंगे तो चार्ज क्या होता है, सबके ऊपर एक जैसा होता है। क्लियर है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/2 C²। अब यहाँ पे जो C है, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको पता है सीरीज में जो कैपेसिटेंस होता है CS, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/C1, 1/C2, 1/C3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से होती है। तो 1/C की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये वाली हमने पुट कर दी। क्लियर है। बाहर क्या बचा, Q²/2। ये जो Q²/2 है, इस Q²/2 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, एक बार इससे एक बार इससे, और एक टर्म से अलग अलग हो जाएगी। तो देखो जब 1/C1 से हुई तो Q²/2 C1, Q²/2 C2, Q²/2 C3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आपकी वैल्यू चलती रहेगी। अब Q²/2C ये किसके लिए फॉर्मूला था, ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखो ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, इस प्रकार से चल रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी एनर्जी है जो पहले कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, U1। अब यहाँ पे 2 आ गया, दूसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, यहाँ पे 3 आया, तीसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। इसका मतलब जब हम सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हर कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल हो जाती है। सभी कैपेसिटर्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके एडिशन के इक्वल हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो क्या फर्क पड़ेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में जोड़ेंगे तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता था, V कांस्टेंट होता था। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले किए थे, Q और V के टर्म में, Q और C के टर्म में, C और V के टर्म में। अब Q कांस्टेंट था तो हमने Q वाला फॉर्मूला लिया था,
अब V कांस्टेंट है तो हम V वाला फॉर्मूला लेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला अपना ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ CV स्क्वायर। अब V तो आपका कांस्टेंट है तो V स्क्वायर ऐसे पड़ा रहेगा। बची वैल्यू C की। अब देखो C की वैल्यू की बात करें तो CP मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, आपको पता है पैरेलल के लिए ये एक्सप्रेशन होता है C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। ये वैल्यू हमने पुट कर दी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम। अब देखो बाहर क्या था 1/2 और V स्क्वायर, इन टर्म्स की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर C1 से C2 से C3 से। आप देखोगे 1/2 CV स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, किसी कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है उसका। अब यहाँ पे 1 आया तो इसका मतलब क्या है, पहले कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, यहाँ पे सेकंड कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी और ये आपकी थर्ड कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिला कि जो एनर्जी है वो जो टोटल एनर्जी होगी हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। इसका मतलब अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें, उनकी जो एनर्जी है वो उन सब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम के इक्वल रहेगी। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें वही कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लिखाते हैं कि पैरेलल में लिखेंगे तो इसको 1/u करके 1/u1 + 1/u2, सीरीज के लिए तो ऐसे लिख देंगे, पैरेलल के लिए डायरेक्ट लिख देंगे। आपको याद रखना जब एनर्जी स्टोर्ड की बात हो तो चाहे कैपेसिटर्स को हम सीरीज में जोड़ें चाहे पैरेलल में जोड़ें, टोटल एनर्जी हमेशा उन सब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी के सम के इक्वल होगी। जो 1/C1 1/C2 या डायरेक्ट C1 + C2 था वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कैपेसिटर्स के लिए, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सीरीज और पैरेलल का। जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो किसके इक्वल होगी, टोटल सम के इक्वल होगी, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। क्लियर है। देखिए टोटल एनर्जी इज एडिटिव बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कि जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा कैसी होगी, एडिटिव होगी, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। क्लियर है। आज हमारा टॉपिक था यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।